कौन सा आगा, कैसा आगा? बडगाम के आवाम ने यह दिखा दिया कि आगा रुहुल्लाह मेहदी कौन है। हालिया ही एक वीडियो सोशल मीडिया पे रविंद्र रैना जी पोस्ट करते हैं और डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के ऊपर जो है वो तनकीद का निशाना करते हैं। हालांकि उस सोशल मीडिया की वीडियो के बाद जो है वो बडगाम के इलेक्शनों के ऊपर ही वो सारी बातचीत उन्होंने की थी। हमने मुनासिब समझा कि हम रविंद्र रैना जी से ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो बडगाम के इलेक्शंस को कैसे देखते हैं और एक लंबे तवील अरसे के बाद जो है वो बडगाम में वापस पीडीपी नजर आई और एक साल हुकूमत बने हुआ था कि एक साल के दौरान में वजीर आला उमर अब्दुल्ला जिस सीट से जीते हैं उसी सीट पे उमर अब्दुल्ला का उम्मीदवार हार जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहला सवाल और डायरेक्ट मैं आपसे इसका रिएक्शन चाहूँगा, जवाब चाहूँगा। आपने कहा था अपने ही ओपोनेंट डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को जवाब दिया था एक वीडियो के जरिए, बड़े सीरियस मूड में थे आप। आपने कहा कि कौन सा आगा, कैसा आगा? बडगाम के अवाम ने बता दिया कि कौन है आगा रुहुल्लाह मेहदी। उस वीडियो से क्या मुराद थी, थोड़ा मुझे बताएंगे? जम्मू कश्मीर में 2 असेंबली सीटों पर बाई इलेक्शंस हुए हैं। नगरोटा की सीट भारतीय जनता पार्टी ने शानदार अंदाज में जीती है। वो रिवायती तौर पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है नगरोटा, और भारतीय जनता पार्टी ने जो दूसरी सीट वादी कश्मीर की थी बडगाम, वहां भी हमने मेहनत की और बडगाम से भी लगभग 2600-2700 वोट्स भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको भी पॉजिटिव मानती है। 2024 में हमने वहां से इलेक्शन नहीं लड़ा था, पहली बार बडगाम से हमने इलेक्शन लड़ा है। जहां तक सियासी तौर पर अगर बडगाम और नगरोटा की असेंबली सीट्स पर हुए बाई इलेक्शंस को आप देखेंगे तो ये 2 पार्टियों के लिए बहुत इज्जत का सवाल था। नगरोटा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ और बडगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है। 1977 में जब नगरोटा बडगाम 1977 में बडगाम की जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई, उसके बाद वो हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास रही। बड़े अप्स एंड डाउन्स पॉलिटिकल जमातें देखती हैं, लेकिन वो बडगाम हमेशा एक ही जमात के पास पॉलिटिकली रहा। और जहां तक नगरोटा की बात है तो नगरोटा भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड रहा है। 2002, 2008, 2014, 2014 में बड़े नियर मार्जिन से हम रह गए थे। हालांकि वो देवेंद्र सिंह राणा साहब उस वक्त दूसरी जमात से लड़े थे और फिर 2024 में देवेंद्र सिंह राणा साहब ने एक रिकॉर्ड बनाया और नगरोटा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती। इसलिए नगरोटा भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रेस्टिजियस सीट है और बडगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए थी। अभी हालिया जो बाई इलेक्शंस हुए नगरोटा में तो बीजेपी ने जबरदस्त अंदाज में वो सीट जीत ली है। बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस वो सीट हार गई है और पहली मर्तबा 48 सालों में बडगाम की सीट अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हारी है तो उसके कुछ वजूहात होंगे। और वो भी कब हारी है, जब इस हुकूमत को बने 1 साल हुए। कारण क्या है सर? और 1 साल पहले इसी सीट को आज के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जब यहां से चुनाव में उठे थे, उन्होंने 30,000 वोटों की लीड से वो सीट जीती थी और 1 साल के अंदर अंदर वो सीट हार गए हैं। ये उनकी साख जो है यकीनन दांव पर थी और
बड़गाम की सीट का नेशनल कॉन्फ्रेंस का हारना ये यकीनन उनके लिए सेटबैक है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, कारण का एनालिसिस पॉलिटिकल लोग भी कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी कर रहे हैं। कल मैं चीफ मिनिस्टर साहब का एक बयान सुन रहा था कि वो इस पर कमेटी तश्कील देंगे और अपनी पार्टी के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। यकीनन जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, मैं डिप्टी सीएम की बात कर रहा हूँ। अब खुलकर बोले, डर क्यों रहे हैं आज आप कुछ खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। मेरी एक आदत है, मैं सियासत करता हूं लेकिन असूलों के ऊपर बेस्ड। मैं ये गाली गलोच, बदजुबानी, बदकलामी ये नहीं कभी करता। सियासत में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। राजनीति में, सियासत में हार और जीत लगे रहते हैं। कोई एक सीट के हारने से या एक सीट के जीतने से कोई आसमान की बुलंदियों पर कोई शख्स नहीं पहुंचता है। सियासत को अगर आप खिदमत का जरिया बनाकर लोगों की खिदमत करोगे तो लोग भी आपको याद रखेंगे। आप अपनी सर्विसेज को अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई एमएलए बनता है, मिनिस्टर बनता है, चीफ मिनिस्टर बनता है, मेंबर पार्लियामेंट बनता है, तो एंड ऑफ द डे उसका मिशन होना चाहिए लोगों की खिदमत करना, अच्छे काम करना, अच्छा बोलना, लोगों की मदद करना। इसीलिए तो होता है पॉलिटिकल सिस्टम। और क्या होता है? मेरा सवाल आपसे हाँ, यह है। अब मैं यकीनन डिप्टी सीएम पे बात कर रहा हूँ सीधा। अगर इलेक्शन का दौर होता है, एक एक वोटर इंपॉर्टेंट होता है, एक एक शख्स इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपसे किसी की नाराजगी है तो हम कोशिश करते हैं वो नाराजगी ठीक हो, या कोई हमारे साथ नहीं है तो हम कोशिश करते हैं उसको साथ लाने की। जब बड़गाम का इलेक्शन चल रहा था और उस वक्त जब आगा सईद रहुल्ला साहब के बारे में ये कहा गया कि कौन आगा, कैसा आगा, तो जो सियासी तर्जुमाकार हैं, जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जो सियासत में बड़ा तजुर्बा रखने वाले लोग हैं, माहिरीन, सियासत के माहिरीन, उनका ये मानना था कि जिस रोज ये बयान दिया गया कि कौन आगा और कैसा आगा, उसी रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार जो है वो बड़गाम में तय हो गई थी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सीधा सीधा उमर अब्दुल्ला साहब या उनके लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज था बड़गाम, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी बड़गाम, ऐसा नहीं था। अगर वो आगा रहुल्ला को मैनेज कर देते तो मुझे नहीं लगता कि ये दिन उनको इतना तकलीफ देने वाला दिन शायद ही उनको देखने को मिलता। लेकिन वो उन्होंने मैनेज। आप मानते हैं कि डिप्टी सीएम भी एक कारण है इस हार का? देखिए, उनका बयान भी कारण है उमर अब्दुल्ला की हार का। ये तो उमर अब्दुल्ला साहब या उनकी जमात ने एनालिसिस करना है कि इसके क्या कारण थे। इसके कारण हम नहीं ढूंढ सकते। इशारा तो आप वहीं कर। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो बड़े सियासी माहिरीन हैं, जो पॉलिटिक्स का बड़ा तजर्बा रखने वाले लोग हैं, उनका ये मानना है कि आगा रहुल्ला साहब 3 बार के एमएलए हैं, मिनिस्टर रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं। आप भी उनके बड़े मरीद हैं। मैंने जबरदस्त रिपोर्टिंग करते हुए कई बार आपको भी मैंने देखा है, क्योंकि आप भी एक नौजवान हैं। जब उनके बारे में उन्हीं की जमात के कोई लीडर जो कि मिनिस्टर हों, वो अगर ऐसा बयान देते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आप देखेंगे कि ये इशू तो खड़ा होता है ना। सपोज करो आप के अपने भाई से इख्तलाफात हो गए, ठीक,
और आप ही की फैमिली का एक बंदा उठ के आपके भाई को गाली देगा तो वो खराबी ज्यादा होगी। और अगर आपके भाई के साथ इख्तलाफात हो गए, आपका कोई भाई उठ के दोनों भाइयों में आपस में अंडरस्टैंडिंग कराता है तो इख्तलाफात खत्म होते हैं। आपको लगता है अगर हुला मेहदी भी एक कारण हो सकता है एनसी के हार का? बहुत बड़ा। अच्छा, बहुत अगर बड़ा। आगा साहब सीएम के साथ होते तो क्या ये सीट निकाल लेती नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखो क्या होता क्या नहीं होता, ये होता तो कैसा होता, वो होता तो कैसा होता, ये अब बातें हैं क्योंकि अब वक्त निकल चुका है। अब पीडीपी ने रिवाइव किया। देखो यहां तक पीडीपी ने जो सीट जीती है, अगर आप पीडीपी की बात करेंगे तो 1 महीना पहले तो कोई इस बात को नहीं मानता था कि बड़गाम से पीडीपी की जीत होगी। इस साइड चले। हाँ। कोई मानता था? जी जी जी। 1 महीना पहले कोई मानता था कि कोई नहीं मानता था कि पीडीपी वहां से जीतेगी। लेकिन कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं, किसके मुकद्दर में क्या है। और मैंने सुना है कि जो वहां से जीते हैं आगा मुंतजिर साहब, मैंने सुना है कि बड़े मेहनती और तेज तरार शख्स हैं। हो सकता है उनकी अपनी पर्सनल शख्सियत पर भी वोट पड़े हो, जमात का भी वोट होता है पार्टी का जो जिस जमात से लड़ता है, और दूसरा फिर मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। हमने देखा है जब वहां बड़गाम के रिजल्ट्स निकले तो उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली वहां निकली है और अलग अलग लोगों के वहां बैनर, पोस्टर और नारेबाजी लगी। सर मैंने कल एक चीज देखी, मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने उस चीज को पर्सनली बहुत वॉच किया कि जीत हो रही है पीडीपी की, लेकिन पोस्टर वहां पे आगा रुल्ला मेहदी के। देखिए मैं देख रहा हूँ कि कौन आगा लिखा हुआ है, उन पोस्टर्स पे भी लिखा हुआ है कि कौन आगा है, हाथ में वो पोस्टर्स हैं और सेलिब्रेशन पीडीपी की हो रही है। और जब उन्हें कह रहे हैं कि जनाब आपने पीडीपी को जीता है तो क्या कहना है आपका, वो कहते हैं हम पीडीपी को जानते नहीं है, हमने ये वोट एक प्रोटेस्ट की शक्ल में दिया, उमर अब्दुल्ला के खिलाफ दिया है क्योंकि उन्होंने हमारे कायद, हमारे लीडर आगा रुल्ला के लिए इस तरीके की बातें की हैं। तो क्या लगता है ये कैसी जीत है? मतलब पीडीपी की सेलिब्रेशन में भी आगा रुल्ला आ रहे हैं। देखिए कोई माने या ना माने, अगर रुल्ला साहब अगर 3 बार एमएलए रहे हैं और इस समय मेंबर पार्लियामेंट है, उनमें कुछ ना कुछ काबिलियत, कुछ ना कुछ खासियत होगी तो इतनी देर से वो पॉलिटिक्स में सरवाइव कर रहे हैं। और दूसरा वो केवल एक सियासतदान नहीं है, वो एक मजहबी रहनुमा भी है। हाँ बिल्कुल है, कोई शक नहीं उसमें। वो शिया कम्युनिटी के एक बड़े मजहबी रहनुमा के तौर पर भी जाने जाते हैं। उनका खानदान, उनके वालिदैन, उनके दादा मोहतरम, वो बड़े रिस्पेक्टेड उस इलाके के, बड़गाम के मजहबी रहनुमा, उनकी पूरी फैमिली रही है। और इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर जो मजहबी रहनुमा भी हो, उसके बारे में गलत बयानबाजी करना, गलत तनकीद करना, तो ये आग से खेलने के बराबर होता है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोगों ने जो सियासी कशमकश वहां चल रही थी, उमर साहब और आगा रुल्ला साहब के बीच में जो टकराव चल रहा था, उसके बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लोगों ने आग में घी डालने का काम किया, तो सब कुछ बर्बाद हो गया। सर जैसे कि आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आपका बहुत वक्त हो चुका है सियासत में, बड़ा ज़बरदस्त तजुर्बा है आपका। मैं बहुत लंबे अरसे से आपको देख रहा हूं कि आपने कैसे पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ा, वहां से निकाला, बीजेपी में लोगों को जोड़ा, वो सब मुझे मालूम है और मैं बहुत बेहतर तरीके से इन सब चीज़ों को जानता हूं। सवाल मेरा ये है सर कि उमर अब्दुल्ला साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया है आगा रुल्ला मेहदी के लिए। बतौर एक सियासी चेहरा मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि ये सियासी खुदकुशी है आगा रुल्ला की। आगा रुल्ला ने हमारे साथ जो करना था वो उन्होंने हमें पैगाम पहुंचा दिया है, लेकिन अब आइंदा इस सीट पे कभी ये पीडीपी का उम्मीदवार आगा रुल्ला को नहीं उठने देगा। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये आगा रुल्ला के लिए भी एक बड़ा मेजर चैलेंज हो सकता है फ्यूचर में? आप कैसे देखते हैं अगर वहां पे पीडीपी आई है इतने लंबे अरसे के बाद? देखिए फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, आने वाले सालों में वहां सियासी क्या रुख रहेगा लोगों का, ये तो वक्त बताएगा।
ये तो आज कोई पेशन गोई नहीं कर सकता है। मुझे आप कहोगे कि 4 साल के बाद की पेशन गोई मैं करूं, मैं नहीं कर सकता। यहाँ वक्त का पता नहीं होता है। पिछले साल 2024 में यही महीना था और एनसी की सरकार थी, उमर साहब ने इसी सीट को 30,000 की लीड से जीता था और 1 साल के बाद वो और हार गए। 1 साल के बाद वही सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस हार गई। अच्छा, ये तो क्योंकि जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में पावर जो होती है ये लोगों के पास होती है। अच्छा, ये पावर से मुझे बात याद आई लोग सर। जिसको चाहे बादशाह बना दें, लोग जब चाहे बादशाह को भी रंक बना दें। सर पावर से मुझे बात याद आई कि जीतते उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मेरी आंटी के घर पे भी स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। बिफोर इलेक्शन उन्होंने कहा कि मैं स्मार्ट मीटर उखाड़ कर डल में फेंक दूंगा, मैं स्मार्ट मीटर का सिस्टम खत्म करूंगा। अवाम को वो चीज़ भी थोड़ा गुस्सा था कि जनाब सियासत इलेक्शन से पहले एक बात, इलेक्शन के बाद दूसरी बात है, आंटी के घर पे स्मार्ट मीटर है, ये सब चीज़ें इन्होंने की हैं। तो शायद ये डिप्लोमेटिक स्टैंड, और फिर कहा कि ये बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। फिर कहा कि राज्यसभा के इलेक्शनों में, जैसे कि आपका नाम भी था राज्यसभा के इलेक्शंस में, लास्ट मोमेंट तक रविंदर राणा, मैंने 50 रिपोर्टिंग कर दी, मेरे सोर्स कभी गलत नहीं हो सकते हैं, सारी चीज़ें ओके थी। एट द एंड लास्ट मोमेंट में ये आता कि रविंदर राणा जी उस पैनल का हिस्सा नहीं है। तो मेरे लिए तो एक शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि मेरे सोर्स ने तो मुझे बहुत सही बताया था। सोर्स तो आपके बड़े जबरदस्त थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये सियासत का हिस्सा है भाई, ये सियासत में होता रहता है ये। लेकिन आपके साथ भी तो बीजेपी ने गलत किया। देखिए सर, कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ऐसा इंसान हूं कि मैं सच कहने की मुझे आदत है। आपकी एमपी की सीट काट कर जो है वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को दे दी, राज्यसभा से आपको जो है वो निकाल दिया, गांधीनगर में इलेक्शन के लिए कहा तो यहाँ से उठाकर आपको नौशहरा भेज दिया लास्ट मोमेंट में, 10 दिन पहले आपने इलेक्शन लड़ा। तो हर जगह तो बीजेपी आपके साथ भी गलत कर रही है। आपको कौन सा बीजेपी ने अभी तक प्रोटेक्ट किया? हर जगह पे बीजेपी आपको डैमेज कर रही है, आप ही की पार्टी। नहीं, ऐसा नहीं है ना, है। देखिए, या मैं झूठ बोल रहा हूँ या आप झूठ बोलेंगे, दोनों में से यही हो सकता है। में या आप मुझे बोलते हैं कि आमिर सुहेल आप झूठ बोल रहे हैं, तो मैं एक्सेप्ट कर लूं। आमिर सुहेल साहब, आप एक बड़े दानिश्वर आदमी हैं और एक सहाफी हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। मैं भी करता हूं। हालांकि बड़ी तल्ख कलामी आपकी कभी कभी एक, चूंकि आप एक नौजवान हैं, जेनजी जनरेशन से वाबस्ता हैं, इसलिए आप इस किस्म के ख्यालात और जज्बात और इमोशंस रखते हैं। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। बाकी ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स है, इससे घबराना। सर, आपका कैरियर खत्म कर दिया बीजेपी ने और आप कह रहे हैं पार्ट एंड पार्सल है। आप एमपी के इलेक्शंस में फाइनल मोमेंट तक रविंदर राणा था, खबर मैं कर रहा था, मेरा सोर्स कभी गलत नहीं हो सकता है। हाँ, तो फिर देखो, अल्ताफ बुखारी के उम्मीदवार को दे दी टिकट, वो हारने के बाद 1.5 महीने के बाद पार्टी छोड़ के चला गया। जनाब, यहाँ तक मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग रजौरी उस सीट की बात है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जनाब मोहतरम मियां अल्ताफ साहब, वो हमारे पीरो मुर्शद हैं, हम उनके मरीद हैं और उनकी शख्सियत, उनकी उस पीर फकीरी के हम मरीद हैं। सियासत अपनी जगह तो अपनी जगह है, लेकिन उनकी शख्सियत के हम मुरीद हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और वो हमारी भी बहुत हमारे लिए बहुत दुआ करते हैं। वो दिन रात, अगर उनको किसी शख्स के लिए हमेशा फिक्र रहती है तो शायद वो रविंदर रैना है। जितना प्यार मोहब्बत, जितनी इज्जत मोहतरम पीर साहब जो लार शरीफ सरकार के हैं, मियां अल्ताफ साहब, जितना वो ख्याल जनाब मेर अली साहब का रखते हैं, मुझे लगता है उससे एक कदम ज्यादा ही वो मेरा ख्याल रखते होंगे। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। ये सियासत के अलावा हट के बात करता हूं। नहीं, एमपी के इलेक्शनों में क्या हुआ, उस पे आओ आप। मैं उसी बात पर आऊं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मियां अल्ताफ साहब, क्योंकि वो आज की डेट में वहां के मेंबर पार्लियामेंट हैं। लेकिन मैं एक बात बोलूं, सच कहना सर, सच कहूंगा ईमानदारी से। अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट सीट पर मैंने बहुत काम किया था, पूरा मन था आपका। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, रजौरी, पुंछ, आप गारंटी मान के चलिए कि वो सीट हमने जीतनी थी, बीजेपी ने जीतनी थी। वो
विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मियां अल्ताफ साहब, उनकी इज्जत बिल्कुल सर माथे पर। चूंकि हो सकता है अगर हमारा ऐलान हुआ होता तो मोहतरम पीर साहब शायद नहीं लड़ते। मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उनके बहुत लिए, बड़ी बात कह रहे हैं आप कि मियां अल्ताफ साहब नहीं लड़ते। उनके लिए हमारी जान हाजिर है जनाब। हाँ। मैं उनके नाम पर कोई सियासी बयानबाजी नहीं करूंगा, ना ही मैं उनका नाम लेके कोई सियासत में कुछ बोलना चाहूंगा। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं और मैंने आपको कहा कि जिस तरह वो मोहतरम मेर अली साहब की फिक्र करते हैं वैसे ही वो हमारी भी फिक्र करते हैं। ठीक है। इसलिए नहीं कि ये आज से उनका हमारा रिलेशन है, बहुत पुराना। जब मोहतरम बड़े मियां साहब मियां बशीर साहब रजौरी पुंछ में जाते थे घोड़े पर सवार होके, तो हमारे गांव में वो रुकते थे, तो हमारे घरों में उनका आना जाना रहता था। और जो 11वीं की न्याज देते हैं। अच्छा, आपको ये भी पता है? क्या बात है, आज भी हमारे घरों में वो न्याज देने का सिलसिला बरकरार है। सर मुझे ये लेकिन ये सियासत के अंदर चलता है। अच्छा, ये तो आगे ये आगे एमपी की बात। ठीक है, एमपी के लिए आप तैयार थे, एमपी में आपके साथ गलत हुआ जनाब। एमपी में आपकी टिकट काट कर अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी को दी, उनके उम्मीदवार ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, 2 महीने के बाद वो रिजाइन देके चले गए। राज्यसभा में क्या हुआ? राज्यसभा का भी तो बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड था, लास्ट मोमेंट तक रविंदर राणा था, लास्ट मोमेंट में रविंदर राणा कहीं नहीं है। तो मतलब ये क्या हो क्या रहा है आपकी पर्सनल आपके साथ? अब शायद ऊपर वाले को नहीं मंजूर, यही मंजूर है तो मैं क्या कर सकता हूँ। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। फिर गांधीनगर वाला भी तो आपका डन था सर ऑलमोस्ट कि गांधीनगर वाली सीट से आप लड़ेंगे। लास्ट के 10 दिनों में आपको रजौरी भेज दिया। मेरी बात सुनो, अमिताभ बच्चन साहब के जो वालिद मोहतरम हैं हरिवंश राय बच्चन साहब, उन्होंने एक पोइट्री नज्म लिखी थी, जो बीत गई सो बात गई, अंबर पे कितने तारे हैं, अंबर को कितने प्यारे हैं, जो टूट गए सो टूट गए, टूटे हुए तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बीत गई बात गई, जो बीत गई सो बात गई, इनका ये कहना है। तो बहरहाल रविंदर राणा जी के कई सारे अहम तरीन बयानात थे, जिनके बाद आज हमें यह महसूस हुआ है कि इंतहाई दिल से ये काफ़ी परेशान रहते भी हैं और काफ़ी इनके दिल में जो है वो दुख भी रहता है इस बात का, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपने पार्टी के लिए काम किया, लेकिन कहीं पे पार्टी ने भी इनसे वफादारी नहीं की। और मुझे दुख भी इस बात का कि रविंदर राणा सबके लिए इतना करते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं, खुद इन्होंने शादी तो की नहीं है, खुद ये आगे ये मुस्तकबिल में क्या करेंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे, उस पर एक मैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर आऊँगा कि जब 50-60 साल की उम्र हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे, ये कैसे गुजारेंगे ये अपनी ज़िंदगी। हर इंसान कमाता है इसलिए कि अपने बीवी बच्चों को खिलाऊँ, मैं आगे बढ़कर जाऊँ, और ये कैसे अपनी ज़िंदगी आगे की गुजारेंगे, ये दुनिया देखने वाली है। दुनियादारी में सुनने को आया कि इनके पास कुछ नहीं है, क्या ये हकीकत है, ये जानने वाली बड़ी बात है। आएगा एक पॉडकास्ट हमारा बहुत जल्द, उसमें रविंदर राणा जी के साथ बहुत सारी बातें होंगी और वो बातें हम आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे।